वेलकम माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में आरबीसी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में अपने वार्षिक एग्ज़ाम्स को देखते हुए हमने 1 से लेकर 30 प्रश्नों तक जो भी अपने पास संभावित प्रश्न बन सकते हैं क्वेश्चन वाइज, जैसे प्रथम प्रश्न किस टॉपिक्स में से आता है और क्या क्या बनने की संभावना रहती है, इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न अपने आता है वैदिक मैथ से, वैदिक गणित से आता है। और उसमें प्रश्न क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले हमें सूत्र निकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना आना चाहिए। सूत्र निकलन विधि से वर्ग ज्ञात करना, और वर्ग ज्ञात करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक आधार विधि और एक उपाधार विधि। तो दोनों प्रकार के मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हो सकता है कि ये एग्जाम्पल आए या फिर संख्या बदल के आए। जैसे आपके पास नंबर है 93, आधार हमेशा 10 या 10 की घात में लिया जाता है, तो 93 के आधार 100 बन जाएगा। और निकालेंगे इसका विचलन, तो विचलन हमेशा निकालते हैं संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार, तो बन जाएगा 93 माइनस 100 यानी कि -7। अब हमें इसके लिए फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला बन जाएगा, दो भागों में टूटेगा, तो पहला बन जाएगा विचलन का स्कोर और इधर बनेगा संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन। यदि उपाधार अंक लेते हैं तो यहाँ पर उपाधार अंक से गुणा भी हो जाता, तो विचलन अपने पास है -7, तो -7 का स्कोर, और संख्या अपने पास है 93, तो 93 प्लस विचलन, तो माइनस का 7 ऐड कर देंगे, तो 7 का स्कोर हो जाएगा 49। 93 माइनस 7 करोगे तो बन जाएगा 86। 93 माइनस 7 86, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8649। इसमें उतने ही अंक विद्यमान है जितने आपके आधार में शून्य है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेते हुए आपको 93 का जिस प्रकार हमने स्कोर ज्ञात किया है, उसी प्रकार किसी भी एग्जाम्पल का स्कोर ज्ञात किया जा सकता है। ये तो आधार विधि हुई। इसी प्रकार उपाधार विधि में क्या काम करेंगे वो समझ लीजिए। उपाधार विधि में भी काम आसान है। 203, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे आधार, आधार आएगा 100। उसके बाद लेंगे उपाधार अंक जो आएगा 2, फिर बन जाएगा उपाधार, उपाधार होगा आधार गुणा उपाधार अंक यानी कि 200। फिर निकालेंगे विचलन, और विचलन बन जाएगा 203 माइनस 200 यानी कि प्लस का 3। फॉर्मूला वो का वो, विचलन का स्कोर, और पहले वाले कॉलम में बन जाएगा संख्या प्लस विचलन, और यहाँ पर गुणा कर देंगे उपाधार अंक से, उपाधार अंक से गुणा हो जाएगा। तो विचलन अपने के पास 3 है, 3 का स्कोर, संख्या प्लस विचलन, संख्या अपने पास 203 है प्लस विचलन, और उपाधार अंक से गुणा करेंगे, उपाधार अंक 2 है। अब देखो 3 का स्कोर कितना हो गया, 2। क्योंकि हम जानते हैं कि अपने आधार में शून्यों की संख्या कितनी है, 2। यदि 2 से अंक ज़्यादा है तो अगले के साथ रिप्लेस कीजिए, 2 से कम है तो उसकी खानापूर्ति 0 के माध्यम से कीजिए। 203 प्लस 3 206, 206 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 गुणा 206, तो ये 09 है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 412। अब यहाँ पर 2 अंक हैं, 2 अंक होने अनिवार्य है, जितने आधार में शून्य है उतने यहाँ अंक अनिवार्य है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 41209। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अपने पास हो सकता है कि आपको घनफल पूछे, आपको घनफल पूछे, तो घनफल भी अपन निखिलम विधि से ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपने जो भी नई बुक्स है उसमें केवल और केवल एक ही विधि दे रखी है, निखिलम विधि। बाकी ज्ञात करने की बहुत सारी विधियाँ होती है, तो अपन केवल निखिलम विधि से ज्ञात करेंगे। तो 15 का घनफल, तो इसके लिए सबसे पहले हम आधार लेंगे, आधार बनेगा 10, और विचलन, विचलन बन जाएगा
15 माइनस 10 यानी कि प्लस का 5, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट करें, तो फॉर्मूला 3 भागों में टूटेगा। सबसे पहले लास्ट में होता है विचलन का क्यूब, दूसरे वाले में होगा 3 गुना विचलन का स्क्वायर, और फर्स्ट वाले में होगा संख्या प्लस 2 गुना विचलन। अब ये फॉर्मूला याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, इस फॉर्मूले को भी अपन एक इसी एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास संख्या थी 15, 15 का हमें गुणा या 15 का क्यूब निकालना, तो 15 इंटू 15 इंटू 15, विचलन प्लस का 5 आया है, तो 15 प्लस 5, 15 प्लस 5, क्या करते थे, विचलन का गुणनफल ज्ञात करते थे, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, कुल मिला के क्या होगा है विचलन का क्यूब। तो विचलन का क्यूब ही हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं विचलन का क्यूब। दूसरे वाले में क्या लिख रहे थे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर वापस इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि 5 का 5 से गुणा, 5 का 5 से गुणा और 5 का 5 से गुणा, कितनी बार होगा 3 बार, तो 3 गुणा 5 का स्क्वायर लिख लेते। फिर कोई भी एक संख्या और 2 विचलन जोड़ दूंगे, तो संख्या प्लस और 5 प्लस 5 करूँगे, या फिर 2 गुना विचलन कर दूँ। तो हमने इसी को देखते हुए फॉर्मूला क्रिएट कर दिया, क्या बन जाएगा, विचलन का क्यूब 3 गुना विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस 2 गुना विचलन। यदि अपने पास उपादार अंक भी होता, उपादार अंक होता तो हम कैसे काम करते, यहाँ पर उपादार अंक से गुणा हो जाता और इधर उपादार अंक के स्क्वायर से गुणा होता। चलिए मान रख लेते हैं, ये बन जाएगा 5 का क्यूब, यहाँ बन जाएगा 3 गुना 5 का स्क्वायर, यह बन जाएगा संख्या प्लस 2 गुना विचलन। संख्या प्लस 2 गुना विचलन क्या बनेगा, संख्या अपने पास 15 प्लस 2 गुना 5, चूँकि आधार में एक शून्य है तो यहाँ पर भी एक अंक होगा, यहाँ पर भी एक अंक होगा, जो भी अगला अंक है वो अगले के साथ कैरी कर देंगे। तो 5 का क्यूब अपने पास होता है 125, क्लियर। 3 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 75, 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 15 25। तो इसको मैं थोड़ा आगे यहाँ लिख लेता हूँ, ये है अपने पास 25, 75 और 125। मैंने एक अंक यहाँ 7 लिखा है और जो आगे कैरी होगा तो 5 का 5 लिखेंगे, क्योंकि एक अंक रखना है, बाकी वाले अंक आगे कैरी करूँगा। 12 प्लस 5 17, 17 की हासिल 1, 17 की हासिल 1 लग जाएगी, 1 और 7 8, 8 किसके साथ जुड़ जाएगा 5 के साथ, कितना बनेगा 13, 13 हासिल 1, 2 और 1 3, तो ये बन जाएगा 33 75 15 का क्यूब। तो हमें इसी टाइप से समझना है कि किसी भी संख्या का वर्ग या फिर किसी भी संख्या का घन निखिलम विधि से ही आपको एग्जाम्स के अंदर पहला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये हमारा संभावित नंबर क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब देखते हैं गुणा संबंधित क्या प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। उसमें भी पहला देखते हैं सूत्र एकाधिकरण पूर्ण विधि से। सूत्र एकाधिकरण पूर्ण विधि से गुणा संबंधित क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हम देखते हैं। देखिए एकाधिकरण पूर्ण विधि में कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहला प्रश्न मैंने लिख लिया 47 इंटू 43। आप कहोगे कैसे एग्जाम्पल का पता चलेगा, बिल्कुल जो इसके इकाई के अंक हैं या फिर इसको कहते हैं चरम अंक है, उनका योग 10 या 10 की घात में बनना चाहिए। तो 7 प्लस 3 का योग कितना हो गया 10। बाकी शेष सभी अंक सेम होने चाहिए, यानी कि 3 के अलावा यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो इसका मतलब ये सूत्र एकाधिकरण पूर्ण विधि से होगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। 98 इंटू 92, 42 इंटू 48, तो बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। करना कैसे है, जो योग 10 बना रहे हैं उनका यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 इंटू उसका एकाधिकरण, तो 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 4 का एकाधिकरण 5, 520 और 21, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2021। और क्या बन सकता है निखिल विधि का एकाधिकरण पूर्ण विधि का एग्जाम्पल बिल्कुल बन सकता है। जैसे मैंने लिख लिया 32 1/6, 32 सही 1/6 मल्टीप्लाई 32 सही 5/6,
यानी कि इस प्रकार के भी एग्जाम्पल आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें क्या पहचान होगी कि जो आगे सही में लिखा हुआ है इनको जोड़ने पर एक बनेगा। 1/6 प्लस 5/6 को जोड़ूंगा दोनों को 1/6 प्लस 5/6, तो जैसे इनको जोड़ा तो ये 6/6 यानी कि 1 बन गया। इसका मतलब ये पहली कंडीशन पूरी करता है और शेष सभी अंक समान है, इधर भी 32 है इधर भी 32 है। तो कैसे काम करेंगे, यहाँ पर हमें गुणा करना है 32 × 32 का एकाधिकन, क्लियर, और 1/6 × 5/6। तो यहाँ पर हमें 32 × 32 का एकाधिकन 33 और ये बन जाएगा 5/36। तो केवल 32 का 33 से गुणा कर दीजिए। 32 का 33 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 32 × 33, 3 का 2 से 6, 3 का 3 से 9, 3 का 2 से 6, 3 का 3 से 9, 6 9 6 5 और 9 और 1 10, तो 1056। तो ये आंसर आप लिख लोगे 1056 और सही में आ जाएगा 5/36। यानी कि आपको 32 × 32 का एकाधिकन और इन दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई और वो अपने आप में सही में लिख लीजिए, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि इसके एग्जाम्पल क्या सूत्र न्यूनन पूर्ण विधि के भी बन सकते हैं? बिल्कुल बनेंगे। तो क्या क्या बन सकते हैं इसमें, जैसे पहला एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ 47 × 99। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख लिया 474 × 99। तीसरा एग्जाम्पल लिख लिया 47 × 999। बस ये 3 एग्जाम्पल टाइप के बन सकते, तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए तो खेल खत्म। और इसकी क्या पहचान है, इसकी पहचान ये है कि आपके पास गुणा में लिखी हुई 2 संख्या है, उनमें से एक संख्या में सभी अंक 9-9 होने चाहिए। तो इधर भी देखेंगे 9-9 है, इधर भी 9-9 है, इधर भी सभी अंक 9-9 है। एक साइड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखोगे इधर भी अंकों की संख्या 2, इधर भी 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो ये अलग अलग टाइप बन सकती है। तो जैसे ये एग्जांपल आपको सोल्व करना है तो क्या बनेगा, 47 का न्यूनन करेंगे, क्लियर, 99 माइनस इसका न्यूनन करने के बाद जो आया उसको लैप्स कर देंगे, घटा देंगे। तो 47 का न्यूनन कितना होगा 46, 47 का न्यूनन करेंगे तो 46 बनेगा। अब 99 में से 46 को मैं घटा देता हूँ तो 9 में से 6 3, 9 में से 4 5, तो ये 4653 ये आपका आंसर है। कैसे काम करना है, 47 का एक न्यूनन कीजिए, फिर 99 में से 47 का न्यूनन किया वो घटा दीजिए। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा 474 × 99। तो जैसे मैं इसका न्यूनन करता हूँ 474 का एक न्यूनन कर दिया, लेकिन अब ये 99 में से थोड़ा घटेगा, माइनस में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है 47 एक न्यूनन 3, 99 7 to 7 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 473 इसमें से घटा देना है, यानी कि यहाँ लिख लोगे 3, यहाँ लिख लोगे 7, यहाँ लिख लोगे 4 और नॉर्मल घटाव कर दीजिए। 9 में से 3 6, 9 में से 7 2, 3 में से 4 जाता नहीं तो 9 रह जाएगा पीछे और ये बन जाएगा 46। तो ये अपना आंसर बन जाएगा। कैसे, यदि आपको समझ में नहीं है पुणे दे सकते हैं। चलिए एक बार और समझ लेते हैं इसको। यदि आपके पास 9 अंकों वाली संख्या कम है दूसरों की अपेक्षा, तो फिर उसमें आपको क्या करना है, इसका न्यूनन कर दिया, 99 7 to 7 लिख लिया। अब इनमें से जो कम हुआ है वो 7 to 7 घटा दीजिए, वो अपना आंसर आ जाएगा। इधर है तो इस प्रकार के एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं, ये और ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 47 का न्यूनन कर दिया और 999 में से 46 घटा दूंगे, तो ये तो बन जाएगा 47 का 46 और 999 में से 47 घटेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 9 में से 6 3, 9 में से 4 5 और यहाँ पर 9 में से 0 घटेगा तो 9 रहेगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 46953। क्लियर। तो ये हमने देखा कि सूत्र एकाधिकरण पूर्वण और सूत्र न्यूनन पूर्वण विधि से क्या गुणा के प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। और क्या संभावना है, तो बस पहला प्रश्न बनने की यही संभावित प्रश्न थे अपने पास। या तो प्रश्न बनेगा वर्ग ज्ञात करने का, या प्रश्न बनेगा घन ज्ञात करने का, या फिर गुणा का प्रश्न बनेगा, वो भी सूत्र एकाधिकरण पूर्वण और न्यूनन पूर्वण विधि से। इसके अलावा आपको एग्जाम्पल नए मिल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट और विधि ये रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बन सकता है, पुनः ये भी क्वेश्चन वैदिक गणित से ही आता है, 1 अंक का है। और इसमें क्या बन सकते हैं, इसमें अपने पास सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि और सूत्र परावर्ती विधि के द्वारा समीकरणों के हल ज्ञात करने के जो कॉन्सेप्ट है उनका प्रयोग करेंगे। और किस प्रकार के एग्जाम्पल बनते हैं, मैंने सभी प्रकार के एग्जाम्पल इसमें समाहित कर दिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे मेरे पास लिखा होगा x+1, x+2 और x-3 और x-4 से इसका गुणा हो रहा है। आपने यदि एक सूत्र पढ़ा होगा x+a x+b बराबर x+c x+d, तो यहाँ से x की सीधी वैल्यू अपन बोल सकते हैं। कैसे, नॉर्मली प्रैक्टिकल के तौर पर देख लीजिए। यदि मैं x का x से गुणा करूँगा x², इधर भी x का x से गुणा होगा x² कैंसिल हो जाएगा। x का d से गुणा होगा, x का c से गुणा होगा और c का d से गुणा होगा। तो x वालों को सभी को मैंने एक साइड ले गया, तो कांस्टेंट यहाँ CD, इधर से a भी आएगा और बटे में x वाले सभी इधर जाएंगे। तो यहाँ x का गुणांक d है, x का गुणांक c है, इधर x का गुणांक b है, x का गुणांक a है। तो a + b - c - d, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया तो भी बेस्ट है, नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो x का x से x², x का 2 से 2x, x का 1 से x, सभी का मल्टीप्लाई हो गया। और 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, x का 1 से किया x², x का 2 से किया 2x, 1 का 1 से किया 2x और 1 का 2 से किया 2। इधर भी गुणा करेंगे, x का 1 से x², x का -4 से -4x, फिर -3 का x से तो -3x और -3 का -4 से +12। ठीक है, ये आप रफ कॉपी में काम कर सकते हो। फिर जो अगला स्टेप बनेगा वो सीधा लिख सकते हो, ताकि हमें थोड़ा पता चलेगा कि ये किस विधि से हमने काम किया। x² से x² कैंसिल होगा, 2x और 1x 3x +2, इधर माइनस का 7x +12, सबको एक साइड में लीजिए। इसको इधर लाऊंगा तो ये बनेगा 10x बराबर 10, x बराबर 1। ठीक है, ये तो अपने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। यदि मैं इस फॉर्मूले मान रखूँ ये c और d, तो c और d यानी कि -3 का -4 से गुणा 12, 2 और 1 का गुणा 2, a + b यानी कि 1 + 2 -c - d, तो -3 और -4 ऑलरेडी है, तो ये भी प्लस के बन जाएंगे। -3 + 4 3 7, 7 और 3 10, 10/10 यानी कि 1 बन जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है x+3 + 2x + 5 + 4 = 2 टाइम x + 6। इस प्रश्न में जो x के अलावा पद हैं उन सभी की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल है। यहाँ पर 3 बन जाएगा, ये 5 है, 5 और 3 8 और 4 12 और इधर 2 गुणा 6 12। तो इसमें जो नियम बनता है कि यदि स्वतंत्र पद दोनों पक्षों में समान है, दोनों पक्षों में समान है, तो सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि से इस समीकरण का हल x = 0 हो जाएगा। बस यहाँ पर देखना कि दोनों तरफ स्वतंत्र पद सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 3, बीच में प्लस का साइन, +5 8 और +4 12 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई है तो 2 + 2 × 6 हो जाएगा 12। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 2x + 7 + 3x + 2 = x - 1 + 2x + 10। तो यहाँ से देखेंगे कि ये 7 x रहित पद है, इधर 2 है, दोनों के बीच में साइन प्लस का है, तो 7 + 2 9 और इधर ये माइनस का 1 है और उसमें +10 ऐड हो रहा है तो ये प्लस का 9। तो इधर भी दोनों तरफ स्वतंत्र पद सेम आ रहा है, यानी कि अचर पद सेम है, तो x की वैल्यू 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1/x + a + 1/x + b को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर क्या होगा, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि का एक कॉन्सेप्ट है। यदि अंश सेम है
दोनों पक्षों में अंश सेम है, तो आपको इनके हरों का योग इज इक्वल टू 0 रख लेना है। यदि किन्हीं भी दो भिन्नों का योग 0 के बराबर है और उनके अंश सेम है तो हरों का योग बराबर 0, यानी कि बन जाएगा x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2, यानी कि यदि इस टाइप का प्रश्न है m अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस m अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बस इसमें कंडीशन क्या है कि दोनों में अंश है वो सेम होने चाहिए और बीच में प्लस का साइन है, तो आपको केवल हरों का योग है वो 0 के बराबर कर रखना है। कॉन्सेप्ट क्या लिखूँगे? कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि दोनों भिन्नों में अंश सेम है तो सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि द्वारा हरों का योग इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2x 3 माइनस 1 यानी कि 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए और इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में देखोगे तो अंश बटा हर इज इक्वल टू अंश बटा हर, सभी में एक घातीय समीकरण लिखे हुए हैं। 5वें में भी इस टाइप का लिखा हुआ है। तो इसकी एक विशेषता होती है, इनमें सबसे पहले आपको देखना है कि अंश व हर का अंतर यदि दोनों पक्षों में सेम है, अंश व हर का अंतर दोनों पक्षों में सेम है, या फिर दोनों पक्षों के अंशों का योग और हरों का योग सेम है, या फिर ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो सकते हैं। चलिए इसमें कौन सा अप्लाई होगा? तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसके अंश व हर का अंतर, इसके अंश व हर का अंतर निकालोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2x माइनस एक्स करोगे तो x, और 3 माइनस 7 तो माइनस 4 बनेगा। तो ऐसे करते हैं, वाम पक्ष या फिर लिख सकते हैं बायां पक्ष में अंश व हर का अंतर, अंश व हर का अंतर बड़े में से छोटा घटाना, x का जो भी गुणांक बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दीजिए, तो ये बन जाएगा x माइनस 4। इसी प्रकार से दक्षिण पक्ष में अंश व हर का अंतर निकालोगे, बड़े में से छोटा निकालना है, कोई भी हो सकता है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 6, तो बन जाएगा x माइनस 4। और यदि वे दोनों सेम आ जाए या फिर समान अनुपात में आ जाए, ये मान और ये मान या तो समान आ जाए या फिर समान अनुपात में आ जाए, तो फिर अपन यहाँ सीधा क्या लिख सकते हैं, जो भी आपके पास मान आ रहा है उसको सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि द्वारा x माइनस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ जाएगी? 4। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा कि दोनों पक्षों में आपको अंश व हर का अंतर देखना था, और वो यदि समान या समान अनुपात में आ जाता है तो जो भी मान आ रहा है उसके बराबर 0 रख लीजिए, इस समीकरण का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, 3x प्लस 4 बटा 6x प्लस 7 बराबर x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3। इसमें देखोगे क्या अंतर सेम आ रहा है? पहले अंतर देखते हैं। तो अंतर आ रहा है 6x प्लस 7 माइनस 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 3, और इधर से निकालूंगे तो वो बन जाएगा 2x प्लस 3 माइनस x माइनस 1, तो वो तो बन रहा है सिंपल सा x प्लस 2, तो वो दोनों सेम नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों में अंशों का योग 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 1, तो कितना बन जाएगा 4x प्लस 5, 4x प्लस 5। इसी प्रकार देखते हैं हरों का योग, वो बन रहा है 6x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 3, 6x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 3, तो ये बन रहा है 8x प्लस 10। अच्छा, इसमें से यदि मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो बन जाएगा
4x प्लस 5, ये दोनों वैरायटी के प्रश्न हैं और इनमें कॉन्सेप्ट दोनों लग दें तो दो आंसर आएंगे, और एक ही कॉन्सेप्ट लगता है तो x का सॉल्यूशन एक ही होगा। तो इसमें पहले वाला कॉन्सेप्ट तो अप्लाई नहीं हो रहा था, तो हमने दूसरे वाला अप्लाई किया कि दोनों पक्षों में अंशों का योग कर दिया, दोनों पक्षों में हरों का योग कर दिया। वो यदि समान या फिर समान अनुपात में आ जाए, तो यहाँ समान तो नहीं आया लेकिन समान अनुपात में ज़रूर आ रहा है कि 4x प्लस 5 इधर भी दिख रहा है, लेकिन इधर 4x प्लस 5 का 2 टाइम्स दिख रहा है। अतः जो भी मान आया उसके बराबर 0 रख लो, तो यहाँ से आपके पास x का जो मान है वो बन जाएगा माइनस का 5/4। चलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो दो एग्जांपल और देते हैं। 3x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। यहाँ पर हमें देखना है पहले कि अंश व हर का अंतर दोनों पक्षों में क्या है और दोनों पक्षों के अंशों व हरों का योग क्या है। तो पहले तो अंतर देखते हैं, मौखिक सोल्व करेंगे। 3x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 5, तो यहाँ से बनेगा 2x प्लस 2। इधर से करूँगे तो ये भी 2x प्लस 2, यानी कि अंतर तो सेम बन रहा है। तो पहले अंतर से कर देते हैं। पहले लिखेंगे वाम पक्ष में अंश व हर का अंतर, अंश व हर का अंतर बड़े में से छोटा घटाना 3x प्लस 7 x माइनस 5, तो ये बनेगा 2x प्लस 2। फिर यहाँ लिखोगे दक्षिण पक्ष में अंश व हर का अंतर और x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 1। तो यहाँ से भी देखोगे तो 4x में से 2x और 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो ये दोनों सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं, अतः सूत्र शून्य समुच्चय विधि द्वारा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर -2/2 यानी कि x की वैल्यू -1। कभी कभार प्रश्न में दोनों नियम लागू हो जाते हैं तो वहाँ x के दो मान संभव होंगे। तो एक बार चेक कर देते हैं कि ये और ये योग में कितना बन रहा है। तो यहाँ पर 7, 3 और 4 7x प्लस 10, इधर करोगे तो 2x प्लस 3x प्लस 6, कोई लेना देना नहीं है, तो एक ही मान संभव होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं और 7 में 3x प्लस 6 अपॉन 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 7। ये प्रश्न मैंने अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट बनाया है और इस प्रश्न में तो मुख्य बात क्या है कि अंश व हर का अंतर भी सेम आ रहा है दोनों पक्षों में, और दोनों पक्षों के अंशों का योग और हरों का योग भी सेम आ रहा है। तो इसका मतलब x के दो सॉल्यूशन निकलेंगे यहाँ से, वो मौखिक रूप से आप पहले सोल्व कर सकते हैं। तो वाम पक्ष में अंश व हर का अंतर तो क्या बनेगा 6x प्लस 3 माइनस 3x माइनस 6, सोल्व करोगे तो बनेगा 3x माइनस 3। इधर से आप अंतर निकालोगे, बड़े में से छोटा घटाना है, 5x बड़ा है 2x छोटा है, फिर 4 और 7 में कोई देखना नहीं है क्योंकि ये बड़ा है उसी में से घटाना है। -2x माइनस 7 बनेगा 3x माइनस 3, तो ये दोनों सेम है। अतः लिखोगे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि से 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर प्लस का 3/3 हो जाएगा यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, दोनों पक्षों में अंशों का योग क्या बनेगा। हम कहेंगे 3x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 4 यानी कि 8x प्लस 10, क्लियर। एवं दोनों पक्षों में हरों का योग क्या बनेगा 6x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 2x प्लस 7, अगेन 8x प्लस 10 ही बन रहा है। तो फिर वापस क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में अंशों व हरों का योग समान है, अतः 8x प्लस 10 बराबर 0
x बराबर -10/8 यानी कि -5/4। तो इसके x के दो मान आ रहे हैं, एक तो 1 आएगा और एक -5/4 आएंगे, क्योंकि ये अपने आप में क्वाड्रेटिक बनेगी तो 2 हल आएंगे। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, और ये फैमिलियर क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यदि बढ़िया प्रश्न बना तो बन जाएगा आपके इस टाइप का प्रश्न। ठीक है, बस सभी मेथड मैंने बता दिए। इसमें 2 मेथड है केवल। एक बार तो आपको देखना है कि अंश भार का अंतर दोनों पक्षों में क्या है, यदि वो सेम आ रहा है या फिर समान अनुपात में आ रहा है तो ठीक है, या फिर दोनों पक्षों के अंशों का योग और दोनों पक्षों के हरों का योग समान या समान अनुपात में आ जाए तो भी बढ़िया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 1/x + 3 + 1/x + 7 बराबर 1/x + 8 + 1/x + 2। ये प्रश्न बिल्कुल एक व्यवस्थित रूप से समझने जाएंगे तो क्या बनेगा कि बराबर के साइन के इधर भी और उधर भी दो भिन्न हैं और सभी का अंश है वो समान है। ठीक है, सभी भिन्नों के अंश समान है, ये इसकी मुख्य विशेषता। x + 3, फिर आपको क्या करना है कि अंश सेम है तो दोनों पक्षों में हरों का योग, पहले लिखते हैं वाम पक्ष में हरों का योग करोगे तो x + 3 + x + 7 यानी कि बन जाएगा 2x + 10। क्लियर। फिर लिखेंगे दक्षिण पक्ष में, यानी कि आपको क्या करना है, इधर वाले हरों का योग जोड़ोगे, उधर वाले हरों का योग जोड़ोगे तो ये बनेगा x + 8 + x + 2, तो बन जाएगा 2x + 10। और यदि ये दोनों सेम बन जाए तो फिर क्या लिखोगे, अतः दोनों पक्षों में हरों का योग समान आ रहा है, दोनों पक्षों में हरों का योग समान है। तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2x + 10 बराबर 0, x बराबर -5। तो ये पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न अपने वैदिक मैथ से कवर हुआ। यदि मेरे ये बताए कि सभी प्रश्न आपके लिए कवर हो रहे हैं तो ज़रूर आपको एग्ज़ाम्स में 100% ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि डेटाज अलग अलग हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, उसमें कोई शक नहीं। और इसी प्रकार आगे भी प्रश्नों में वो की वो वैरायटी आपके सामने निकल के आएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है वो अपना आता है वास्तविक संख्या यानी कि चैप्टर नंबर 2 से। अभी तो अपन एक नंबर के प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, तो संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, रियल नंबर में से ये क्वेश्चन बनता है। और इसमें भी मैंने वैरायटी सीक्वेंस वाइज लिखने की कोशिश की है कि सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार कौन है। तो अपन कहेंगे कि परिमेय संख्या आपको कोई भी दे सकता है। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है 37/50 का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। यदि शांत है दशमलव प्रसार बताइए। जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास कोई भी एक परिमेय संख्या हो सकती है, उसका दशमलव प्रसार आपको चेक करने के लिए पूछेगा कि शांत है या फिर अशांत है। ठीक है, अशांत होगा तो अशांत आवर्ती, यदि शांत है तो दशमलव प्रसार बताना भी। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या काम करना है, ऐसे प्रश्नों में हमेशा दी गई भिन्न का हर क्या है। भिन्न आपके पास है 37/50 और 50 के आपको क्या करना है, गुणनखंड। 50 के गुणनखंड करोगे अभाज्य गुणनखंड तो पहले 2 का भाग जाएगा, 25 आएगा, फिर 5 का भाग जाएगा, फिर 5 का भाग आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप 50 के अलग इस टाइप से भी कर सकते हो। यदि आपके कहीं काम कमज़ोर है तो 2 का भाग दिया, 25 आया, फिर 5 का भाग जाएगा 5 बार, 5 का भाग 5 में 1 बार। क्लियर। अच्छा, अब हमें एक जानकारी होनी चाहिए कि यदि हर का रूप, तो ये क्या बन गया, 2 की घात 1 और 5 की घात 2। अब मुझे पता है कि यदि हर के गुणनखंड में 2 और 5 है तो गारंटेड उसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा। और यदि यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा अंक होता तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आता। तो अपन क्या लिखेंगे, हर का रूप
2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है, जहाँ m बराबर 1 n बराबर 2 है। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अब यदि यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ जाता, 2 और 5 के अलावा तीसरा आना चाहिए। केवल 5 आ जाए, केवल 2 आ जाए, या फिर दोनों आ जाए 2 और 5, लेकिन कोई तीसरा अंक आ जाए तो फिर ये संख्या क्या बन जाएगी? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अब ये वो कह रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार भी बताइए। तो वहाँ पर हमें क्या काम करना होगा? तो एक बार मैं भिन्न वापस लिखता हूँ, 37/50। 50 की जगह मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 1 और 5 की घात 2। फिर आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है कि बटे में 5 की घात और 2 की घात इक्वल बन जाए, बराबर बन जाए। तो 5 यहाँ पर 2 बार है, तो 2 भी 2 बार होने चाहिए। तो एक बार अपनी मर्जी से यहाँ नीचे लगा दिया ताकि 2 भी कितने हो जाए? 2 हो जाए, और 5 भी 2 हो जाए। तो बटे में 2 1 लगाया है, तो ऊपर भी 2 लगा दीजिए ताकि संख्या पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ऐसा करने से हमारा फ़ायदा क्या होगा कि बटे में 1 5 और 1 2 मिलके 10 बनेंगे, तो दूसरा 5 और 2 भी मिलके 10 बन जाएंगे। तो ऊपर तो मैं 37 गुणा 2 कर दूंगा, 37 गुणा 2 हो जाएगा 74, और बटे में ये 2 और ये 5 10 बन गए, ये 5 और ये 2 10 बन गए। तो 10 × 10 कितना हो गया? 100। क्लियर? 1 2 × 5 10 होता है, दूसरा भी 2 × 5 10 होगा। तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाना है, तो 0.74। तो ये आपके दशमलव प्रसार इसका निकल गया 0.74। अब जैसे मेरे पास ये कोई संख्या होती 37/2 × 5 × 7, तो मैं इसको देखते क्या कह देता, ये एक अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, क्योंकि इसके हर में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। 2 और 5 के अलावा तीसरा और एक बाद में आ रहा है, तो उसका हम कहेंगे हर का रूप 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अच्छा, इसके ऊपर एक प्रश्न ये भी बढ़िया बन सकता है कि परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत है, तो q का प्रतिबद्ध बताइए कि भाई q कैसा होना चाहिए। तो बस इसकी नकल करनी है यहाँ पे। तो अब कहेंगे q का रूप यानी कि हर का रूप क्या होना चाहिए? 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होना चाहिए, अब यहाँ पर m और n को परिभाषित कर दो। m तथा n ऋणात्मक संख्या है, अऋणात्मक का मतलब क्या? 0 और पॉजिटिव नंबर, मतलब m का मान 0 भी हो सकता है, अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्लियर? अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है m और n का मान। m का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब 0 और 1 है तो उसको अऋणात्मक बोलते हैं। धनात्मक में तो केवल पॉजिटिव नंबर आएंगे, 0 शामिल कर दिया तो उसको अऋणात्मक कह दिया, नॉन नेगेटिव नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, यदि नॉर्मल प्रश्न बना इसमें से तो आपको सीधा सीधा कहेगा कि 2 संख्या दे दी, इसका HCF ज्ञात कीजिए। तो हमें HCF ज्ञात करना आना चाहिए, LCM भी ज्ञात करना आना चाहिए। तो ये हमारे पास 2 संख्याएं, दोनों के फैक्टर करने, 95 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 152 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 9 5 14 होते हैं, तो 5 का भाग जा रहा है। 5 का भाग इसमें जाएगा 1 बार, फिर जाएगा 9 बार। क्लियर? 19 अपने आप में कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। फिर अपन 152 के टुकड़े करते हैं। 152 के टुकड़े करेंगे, सबसे पहले जाएगा 2 का भाग, कितना आएगा? 7, फिर जाएगा 6, फिर 2 का भाग दिया तो जाएगा, पहले जाएगा 3 बार, पहले जाएगा 7 में 3 बार, फिर जाएगा 8 बार, फिर 2 का भाग दिया तो 19 बार, और 19 में 19 का भाग 1 बार। 19 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। तो देखोगे कि भाई 95 के जो टुकड़े बने
वो बनेंगे 5 × 19, और 152 के जो टुकड़े बने वो 2 × 2 × 2 × 19। अब मैं इसका एसीएफ निकालूंगा। एसीएफ क्या होता है, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। बोलो 5 इसमें नहीं है, इसमें है, कोई दिक्कत नहीं। 19 इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो दोनों में है, तो यानी कि 19। ये बात दोनों में कॉमन थी, इसलिए क्या कहलाएगी, एसीएफ। क्लियर। और इसी का यदि मुझे एलसीएम पूछता, तो एलसीएम में क्या करते हैं कि आपको मैक्सिमम बार जो आया है वही काउंट करना है। बोलो 5 इसमें है तो लेंगे, इसमें 5 है ही नहीं तो 5 मैक्सिमम बार इसमें ही आया है। फिर बात करेंगे 19 की, 19 यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर भी एक बार आया, यानी कि मैक्सिमम बार ही आया है एक बार। फिर 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 × 2 × 2, ये आपका बन जाएगा एलसीएम। तो सिंपल सा प्रश्न ये बन सकता है कि 2 संख्या देकर, 3 संख्या देकर आपको एलसीएम व एचसीएफ पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है यदि प्रश्न सिंपल बना तो। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न मानता हूँ मैं, और इस प्रश्न में आपको 2 धनात्मक संख्याओं का लसब और मसब दे रखा है, और उसमें प्रथम धनात्मक संख्या और दूसरी धनात्मक संख्या आपसे पूछी है। तो इसके लिए अपन एक नियम जानते हैं कि मेरे पास यदि प्रथम धनात्मक संख्या a और दूसरी धनात्मक संख्या b, और उन दोनों का गुणनफल है वो इन्हीं के लसब और मसब के गुणनफल के बराबर होता है, ये बात हम जानते हैं। इस फॉर्मूले पर न जाने कितने प्रकार के प्रश्न मिले हमें। a × b बराबर एलसीएम ऑफ a, b इंटू एचसीएफ ऑफ a, b। चलिए इसमें अपने पास क्या क्या दे रखा है। एलसीएम दे दिया 1024, एचसीएफ दे दिया 2, a का मान दे दिया 128 और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो b बराबर क्या बन जाएगा, 1024 × 2/128। 2 का भाग 128 में दिया 64 बार, कैंसिल करते थे 1024/64, तो ये बन जाएगा 1024 का आधा 512/32, 512/32 का आधा कर देते हैं, 512 का आधा करेंगे 256/16, 256/16 कर देते हैं, हालांकि 16 का स्कोर 256 होता है तो 16 आ जाएगा। तो दूसरा पूर्णांक कितना आ जाएगा, 16। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या पूछेंगे कि एक धनात्मक पूर्णांक देंगे, दूसरा धनात्मक पूर्णांक पूछेंगे, जब उनके एलसीएम और एचसीएफ आपको दे दिया जाए। क्लियर। और भी इस फॉर्मूले पर कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मूले से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल 4 पे यदि आपको ऐसा प्रश्न पूछे कि भाई किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया जाए, गुणनफल आपके पास अवेलेबल है, उनका लसब अवेलेबल है, तो मसब ज्ञात कर सकते हैं। गुणनफल है तो a × b की जगह मान रखेंगे। ऐसा प्रश्न यदि आपने स्माइल पेपर का सॉल्यूशन देखा हो तो उसमें मैंने जरूर ये भी करवाया था प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 500 प्रश्न है। 2 संख्याओं का अनुपात बताइए जिनके एलसीएम व एचसीएफ समान है। 2 संख्याओं का अनुपात बताना है, उनके एलसीएम और यदि एचसीएफ समान है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी 2 यदि संख्या समान है, ठीक है, समान संख्या आ जाए, समान संख्या वो भी कैसे होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और उनके यदि मैं लसब और मसब निकालूं तो वो कैसी आएगी, सेम आएगी। यानी कि समान संख्याओं के ही एलसीएम व एचसीएफ समान होते हैं। अरे बराबर है, तो इसका मतलब अनुपात क्या होगा, 1:1। अगला प्रश्न है 196 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल। ये प्रश्न एग्जाम्स में पहले आ चुका है, आप ईयरली में भी आ चुका है, कई बार ये प्रश्न आपके सामने आया होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, 196 के अभाज्य गुणनखंड करने, 2 का भाग दोगे, पहले जाएगा 9 बार, फिर जाएगा 8 बार, 2 का भाग दोगे, पहले जाएगा 4 बार, फिर जाएगा 9 बार, 7 का भाग दोगे 7 बार, और 7 में 7 का 1 बार। तो 196 के जो गुणनखंड आएंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 × 2 × 7 × 7, यानी कि 2 की घात 2 और 7 की घात 2। तो आपको क्या करना है, घातों का योग केवल करना है। अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग ज्ञात करना है। 2 × 7, 2 की घात 2 है और 7 की घात भी 2 है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4। तो बिल्कुल इसमें जो प्रश्न बन सकते थे इम्पोर्टेंट, वो प्रश्न हमने चर्चा की है।
आप पुनः एक बार देखिए ताकि आपको ये प्रश्न रिकॉल हो जाए और एग्ज़ाम्स में आप बिल्कुल ये प्रश्न गारंटी देखोगे। चलिए अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा और पाँचवा। चौथे और पाँचवें दोनों में एक साथ काम करेंगे और दोनों प्रश्न कहाँ से बनते हैं, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से, यानी कि अपने जो चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 है उनमें से ये दो प्रश्न बनते हैं। छठे, सातवें और आठवें में से दो प्रश्न बनते हैं और नॉर्मली जो प्रश्न मैं लिख रहा हूँ वही बनेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न जैसे अपने पास है tan 52 डिग्री बटे cot 48 डिग्री। तो इसमें हमें थोड़ा ये देखना है कि ये प्रश्न पूर्व कोण त्रिकोणमिति का प्रश्न है, या फिर ऐसे आप कर सकते हो अपने नॉलेज के लिए 48 और 52 का योग कितना होता है 90, और यदि योग ऊपर नीचे 90 हो गया, इन दोनों का योग 90 हो गया, तो ज़रूर मानना कि ये प्रश्न पूर्व त्रिकोणमिति का है, तो अपन को एक को चेंज करना पड़ेगा। तो इनके लिए अपने पास क्या कॉन्सेप्ट है ये ध्यान रखना, tan 90 माइनस थीटा क्या बनता है कोट थीटा। इसी प्रकार साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा बनता है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, tan 52 को मैंने क्या लिख लिया 90 माइनस 48, यानी कि 90 में से 48 घटाऊंगा तो 52 आएगा। 52 की जगह मैंने लिखा है 90 माइनस 48 बटे कोट 48। फिर मैं कहूँगा कि भाई इसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया tan 90 माइनस थीटा ये वाला, तो क्या बनेगा कोट थीटा। कोट थीटा मतलब 90 माइनस जो लिखा हुआ वो थीटा है, तो ये बन जाएगा कोट 48 बटे कोट 48। कितना आंसर आ जाएगा 1। इसी टाइप से दूसरा प्रश्न ये साइन 88 माइनस कोस 12 डिग्री। तो इसमें भी एक को चेंज कर देते, साइन 88 को मैंने क्या लिख लिया 90 माइनस 12 और एक को सेम रखेंगे, दोनों को चेंज नहीं करना है, दोनों को चेंज करोगे तो वापस घूम फिर के वही काम आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस 12, तो भाई ये बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। क्लियर। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस 12 क्या बन जाएगा कोस 12 माइनस कोस 12 क्या बन गया 0। क्लियर। तो ये बिल्कुल मैं सिंपल सा प्रश्न लिया है, आगे इसमें भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बहुत बड़े अच्छे प्रश्न लूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्रश्न बनता है अभी, जो एक बात तो हमें ये दिमाग में रहनी चाहिए कि बोर्ड में जो पेपर बनता है वो घटिया क्वालिटी के बनता है, प्रश्न घटिया लेवल के आते हैं। यदि आप व्यवस्थित रूप से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो ज़रूर आपको ये प्रश्न नॉर्मल लगते होंगे, लेकिन यदि ठीक ठाक बच्चे हैं पास होने लायक हैं तो उनके लिए तो मैं ये उत्तर भी डायरेक्ट लिख लिया 1 और 0, यानी कि माइनस है तो 0 और बटा बटी आंसर है तो 1 लिखना है, तो भी आपको कुछ एक मार्क्स मिलेंगे ही। चलिए ये प्रश्न यदि मेरे हिसाब से कहीं आपके कमज़ोरी रहती होती तो इस प्रश्न में बिल्कुल सभी कंप्लीट कराऊंगा। क्या प्रश्न है कि साइन थीटा को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलिए। ठीक है, मैं साइन का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप साइन के अलावा कोस का, टेन का, सेक का, कोसेक का, कोट का सभी का एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या क्या जानकारी होनी चाहिए हमारे पास, एक तो हमें व्युत्क्रम संबंध याद होनी चाहिए। व्युत्क्रम संबंध त्रिकोणमिति में क्या है, व्युत्क्रम संबंध क्या है, पहला संबंध है साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्लियर। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा लेते हैं कोस थीटा का, कोस थीटा और सेक थीटा अपने आप में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, मतलब कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा या फिर सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। तीसरा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा अपने आप में व्युत्क्रम होते हैं। तो एक तो ये व्युत्क्रम संबंध, दूसरा तीनों सर्वसमीका है, मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में आपको बोलना भी यदि लाइव देख रहे हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। मेरे हिसाब से इतना नॉलेज है तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में बदल सकते हैं बड़ी इजीली तरीके से। तो हम सबसे पहले साइन थीटा को
कोस थीटा में बदलेंगे। सबसे पहले आपको दिमाग में रहना चाहिए कि मैं साइन थीटा को कन्वर्ट कर रहा हूँ कोस थीटा में, तो मेरे पास साइन थीटा लिखा हुआ है, उधर कोस थीटा है, तो क्या व्युत्क्रम संबंध है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर आपको जाना सर्व समीकरण नंबर 1 पर, क्या लगेगी? साइन और कोस दोनों दिख रहे हैं तो ज़रूर लगेगी। तो पहले सर्व समीकरण से अपन लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा बराबर वर्गमूल ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि अब मैंने साइन थीटा को कोस थीटा के पदों में लिख लिया। दूसरा, साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में लिखते हैं। कोस का हो गया, अब टेन के रूप में लिखते हैं। व्युत्क्रम संबंध है नहीं। सर्व समीकरण नंबर 1 देखो, सर्व समीकरण नंबर 1 कैसे चेक करनी है? साइन दिख रहा है लेकिन यहाँ पर टेन नहीं है, यहाँ पर तो कोस है। कोस को अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्या बदल सकते हैं? कोस को सेक बना सकते हैं, लेकिन टेन नहीं बना सकते। अच्छा, सर्व समीकरण नंबर 2 पे के पास आए। दूसरी क्या है? 1 है, ठीक है, 10 है, लेकिन अब यहाँ पर क्या साइन बना सकते हो? सेक की मदद से। सेक की मदद से आप कोस बना सकते हो, साइन नहीं। तीसरे सर्व समीकरण के पास आए, कोट दिख रहा है, कोट की मदद से 10 बना सकते हैं, ठीक है, कोसेक की मदद से साइन बना सकते हैं, यानी कि ये सर्व समीकरण अपने लिए यूजफुल होगी। तो पहले तो सर्व समीकरण लिख लेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा का वैसा दिमाग में आपके आएगा, तो आप कोई भी सर्व समीकरण और इस प्रकार के इंटरचेंज अनुपात बड़ी इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या रखना है? 1 प्लस कोट को 10 बनाना है, तो उल्टा कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक तरफ आपको क्या रखना है? साइन, तो एक तरफ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का लसब लोगे, लसब क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा, तो ऊपर बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लो, मुझे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर चाहिए, दोनों को उल्टा कर दो, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा? वर्गमूल होंगे tan स्क्वायर का, तो बन जाएगा tan थीटा, और इस पर वर्गमूल का साइन लग जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमने किसको कन्वर्ट कर दिया? साइन थीटा को tan थीटा के रूप में, साइन थीटा को tan थीटा के रूप में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब देखते हैं साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में। फटाक से देखिए, पहले सर्व समीकरण साइन है, कोस से कोट नहीं बना सकते हैं। दूसरे सर्व समीकरण 1 है, ठीक है, 10 है, 10 से कोट बना सकते हैं, सेक से कोस बना सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। क्या तीसरे सर्व समीकरण? बिल्कुल, कोट भी दिख रहा है और कोसेक को क्या बना लेंगे? साइन। तो तीसरे सर्व समीकरण से वापस ये काम होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोट को तो चेंज नहीं करना, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख लेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको लिख लूँगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर? इंटरचेंज कर दिया, अंश को हर में, आर को अंश में। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 का वर्गमूल 1, और इसका वर्गमूल बन जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला देखते हैं साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में। साइन थीटा को सेक थीटा के पदों में कौन सी सर्व समीकरण लग सकती है? पहले सर्व समीकरण में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन है और कोस को सेक में बदल सकते हैं, तो पहली सर्व समीकरण लगाएंगे, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख लूँगे? 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। अब यदि समझ पा रहे हो तो क्या लिख लेंगे इसको? साइन स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर वर्गमूल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ वर्गमूल के बाहर आएगा, इसको रट जाएगा और ऊपर वर्गमूल लग गया। और लास्ट अपन चेंज करते हैं साइन थीटा को कोसेक थीटा में। अब इसके बारे में दिमाग लगाने नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, सीधा सीधा व्युत्क्रम संबंध है। साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि एग्जाम में तो इतने सारे तो नहीं पूछेंगे, आपको केवल पूछेंगे कि भाई टेन थीटा को साइन थीटा के पदों में लिखिए, या फिर सेक थीटा को कोसेक थीटा के पदों में लिखिए। तो साइन थीटा का जैसे मैंने सभी में बदला है, उसी हिसाब से आप सभी का सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये व्युत्क्रम संबंध और तीनों सरल समीकरण व्यवस्थित रूप से आनी चाहिए। और हमेशा मैं सरल समीकरणों से स्टार्ट करता हूँ और अपना काम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चौथे में लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर 60 और कोस 60 का मान। तो इसके लिए मैं टेबल याद होनी चाहिए। टेबल कैसे याद करनी है, थोड़ी बहुत एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अपने पास त्रिकोण में तीनों बात किया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तीनों लिख ली तो भी बहुत है। फिर क्या लिखूँगा यहाँ पर, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 पे और 90 पे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 और साइन 90 का मान 1। फिर आपको इसका उल्टा लिखना है, कोस 0 का मान जो साइन 90 का था, फिर ये वर्गमूल 3/2, ये सेम टू सेम बन जाएगा, ये वापस 1/2, ये 0। टेन थीटा साइन अपन कोस होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन बटा कोस, 0/1 0, ये बटा ये करोगे 2/2 से कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 आ जाएगा। टेन 45 का मान 1 और टेन 60 का मान √3 और टेन 90 ये होता है अपरिभाषित। तो ये कैसे भी करके कंटेस्ट करना, आपको लिखना भी आना चाहिए, टेबल बनानी आनी चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत बार टेबल आपने बनाई होगी, लेकिन तो भी कोई दिक्कत है तो साइन का कैसे लिखते हैं। साइन में आपको क्या करना है, ये थोड़ा ध्यान रखोगे तो 0, 1/4, फिर इसमें 1/4 जोड़ो तो 1/2, 3/4 और 1, यानी कि 0 से स्टार्ट किया और 1 तक गए, और 1 में 1/4 जोड़ते गए। फिर इसके वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लोगे तो वो साइन का मान, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल 2 लिख लिया, फिर वर्गमूल 3/2 और 90 का 1। तो ये साइन का लिख लिया, तो कोस का इसका इन्वर्स लिखना, टेन का साइन बटा कोस करके लिखना है, ठीक है। अब ये नंबर याद है तो प्रश्न सिंपल सा बन सकता है कभी कभार, और बनता भी है। यहाँ पर मान रखिए और आंसर प्राप्त कीजिए। तो 2 गुणा साइन 60 का मान कितना होगा, वर्गमूल 3/2 और उसके ऊपर स्कोर है तो इसका भी स्कोर लगा दीजिए। कोस 60 का मान 1/2 होता है। 2 गुणा वर्गमूल 3 का स्कोर 3, 2 का स्कोर 4, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, 3/4। क्लियर। अच्छा, एक और आपको सिंपल सा मान दे रखा है और उसका प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। तो 2 गुणा tan 30 का मान 1/√3, 1 - tan स्क्वायर 30, 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर बन जाएगा 2/√3 और बटे में 1 - 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1/3। क्या बनेगा, 3 - 1 यानी कि 2/3। तो ये बन जाएगा 2/√3 बटे 3 - 1/3। तो कुल मिला के 2/√3 और ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3/√3 का मतलब वर्गमूल 3, क्योंकि 3 का फैक्टर क्या करूँगे, 3 को लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 एक कैंसिल हो गया, 1 रह गया। एक बात और समझना, यदि आपको ये तीनों मान याद है और बाई चांस जैसे आपको सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो सेक 30 फटाक से दिमाग में क्या आएगा, सेक 30 सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है।
तो यदि मैं 1/cos30 रख लूँ तो अपना काम हो जाएगा 1/cos30। cos30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/3। इस टाइप से लिख सकते हो, आना चाहिए लिखना। जैसे कोसेक 45 का मान लिखना है, कोसेक 45 साइन 45 का उल्टा होता है। साइन 45 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का उल्टा वर्गमूल 2/1 होता है। क्लियर? ये कोसेक 45 का मान हो गया। तो इसी टाइप से मान यूज़ कर सकते हैं यदि अपने साइन कोस tan याद है, और बार बार बोलना है, लिखना है, साइन कोस tan याद करना है। अब देखते हैं एक और नई वैरायटी का क्वेश्चन। त्रिकोणमिति में बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इनसे बाहर गारंटेड क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 2/3, कोसेक थीटा बराबर 2/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। कोसेक थीटा बराबर 2/3 और थीटा का मान पूछा है, तो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ से हमें क्या करना है कि कोसेक वाली टेबल में ये किसका मान होता है। तो ज़रूर आपसे प्रश्न के क्या मांगे कि आपको टेबल किसी भी हालत में याद होनी चाहिए या फिर आपको बनानी आनी चाहिए ताकि आप उसमें देख पाओ। तो कोसेक थीटा, क्लियर, इसका गुणांक क्या है 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर 2/3 लिखा हुआ है। तो 2/3 आप यदि कोसेक वाली टेबल में देखोगे तो वो आता है कोसेक 60 का मान। तो कोसेक थीटा बराबर कोसेक 60 डिग्री। फिर अपन लिखेंगे कोणों की तुलना करने पर, कोणों की तुलना से थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। अच्छा, एक प्रश्न और लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने कुछ भी सिंपल सा प्रश्न दिया था। इधर देखो tan 3x है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके जो आगे वर्गमूल 3 लिखा हुआ है इसको यहाँ नहीं रखना पड़ेगा, इसको उधर भगाएंगे। tan 3x बराबर 3/3। तो tan 3x और अभी 3/3 यहाँ किया था, तो कितना बन जाएगा वर्गमूल 3। अब देखो tan वाली टेबल में वर्गमूल 3 tan 60 का मान होता है, तो tan 3x बराबर tan 60। कोणों की तुलना करने पर 3x बराबर 60, x बराबर 60/3 यानी कि 20। अच्छा, एक बात और हमें समझ में आनी चाहिए, यहाँ tan 3x लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ, tan के बगल में, साइन के बगल में, कोस के बगल में, जो भी त्रिकोणमिति अनुपात है उसके बगल में लिखूँ, वो क्या होता है कोण, वो एंगल होता है। और एंगल है वो हमेशा tan और इसके बगल में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ 3x है तो 3x कोण माना जाएगा, इसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/2 है, तो tan थीटा का मान आपसे पूछा गया है। हालांकि ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, लेकिन यदि कभी कभार बनाने वाला प्रश्न स्टैंडर्ड बनाना चाहता है तो ये प्रश्न बना सकता है, क्योंकि इसकी जानकारी अपने बुक्स में है। आप कहोगे कहाँ है हमारे पास, तो हम कहेंगे बिल्कुल है। तो एक आपने यदि सरसम का पढ़ी है, कौन सी, सेक और tan में कौन सी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। पक्षांतरण करूँगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बना है, आपने यदि फॉर्मूला आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या बनता है a + b a - b, ठीक है। तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, सेक थीटा, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और एक बार लिख लिया सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना आएगा 1। अब आप देखोगे कि माइनस tan थीटा इसका मान हमें दे रखा है, तो इसका मान निकाल सकते हैं। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर, इसकी जगह 1/2 रखा और 1/2 को इधर पक्षांतरण किया, तो 1 × 2/1 हो जाएगा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना आ गया 2। मतलब सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/2 है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा 2। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, अच्छा 1 + 2 करना है या फिर 1 - 2 करना, वो तो आप अभी जांच लो। यदि मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, जबकि tan का मान हमें निकालना है। यदि दोनों को जोड़ूंगा तो सेक निकलेगा, क्लियर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि दोनों को घटा देता हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं। घटाएंगे तो सेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का tan थीटा और ये माइनस का tan थीटा जुड़ जाएगा,
ठीक है, तो इसको अपन अलग पेज में करते हैं। क्या बन जाएगा, चलिए देखते हैं। एक अपने पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2 और दूसरा समीकरण है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2। दोनों को घटा दिया, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो घट गए, तो माइनस टेन थीटा माइनस 2 टेन थीटा। मैंने टेन थीटा को जीवित रखने के लिए घटाया। यदि सेक थीटा चाहिए तो दोनों को जोड़ देते हैं, वो तो इतनी जानकारी अपने पास होगी। माइनस 2 टेन थीटा 1/2, ये माइनस का 3/2 रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बन जाएगा 3/4। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। यदि सेक थीटा की वैल्यू पूछता तो अपन क्या करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/2, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ देंगे तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, 2 सेक थीटा बराबर 1/2 प्लस 2, तो 2 सेक थीटा बराबर 2 प्लस 2.5 यानी कि 5/2, तो सेक थीटा बराबर 5/4। तो सेक थीटा की वैल्यू 5/4 आती है। या फिर आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हो यदि इतनी जानकारी आपके पास है तो ये प्रश्न क्या था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको दे रखा था, तो टेन थीटा पूछा था, तो पहले से अजीब लगता है, लेकिन ये इतना दिया, इसका मतलब एक वैल्यू आपके पास और दे रखा है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है, तो इसका मतलब सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपके पास मान ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, और सरल समीका देखो, क्या इस सरल समीका में भी नहीं बन सकता? कौन सी सरल में, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इधर भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक प्लस कोट और कोसेक माइनस कोट, इस पर भी आधारित एक प्रश्न ऐसा कैसा बन सकता है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको दे रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1, तो ए और बी का रेशियो चाहिए मुझे, अनुपात चाहिए। तो ये आप कहोगे कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी, लग रहा है कि ऐसी कोई सरल समीका होती है, कैसी? वो तो ऐसी होती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वहाँ मुख्य रूप से बात क्या थी, ये जो कोण लिखा हुआ है वो दोनों में सेम था, तभी तो ये एक बनेगा, और ये एक बना है, इसका मतलब ए और बी सेम है, यानी कि ए बराबर बी है। ठीक है, ए बराबर बी है, तो इसका मतलब अनुपात क्या होगा, 1:1 होगा। ये तो समझ में आ ही चुका होगा। और क्या प्रश्न बन सकता है, देखते हैं। ऊंचाई और दूरी में से भी सवाल बन सकता है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी साया की लंबाई का अनुपात है वो 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, एक मीनार है। ये प्रश्न 1 नंबर में बन सकता है, तो सिंपल सा एक डायग्राम बनाकर सीधा हमें उन्नयन कोण निकालना। मीनार होगी ए बी, और इसकी साया की लंबाई, तो ये मीनार की साया होगी, और ये समकोण त्रिभुज क्रिएट हो गया। ठीक है, उनका जो अनुपात है वो कितना है, साया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, यानी कि ये x है तो ये √3 x होगा। तो ये हमें निकालना है उन्नयन कोण। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, टेन थीटा बनेगा, क्योंकि इन दोनों में जो अनुपात है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब, और ये भुजा आधार, और समकोण के सामने हमेशा भुजा होती है कर्ण। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अच्छा, ये तो पता ही है लंब बटा आधार कैसे होता है, लाल बटा कक्का से। ठीक है, वैसे सबको पता ही है, लेकिन तो भी देख लो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। तो साइन थीटा को क्या पढ़ेंगे, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा को आधार बटा कर्ण, टेन थीटा को लंब बटा आधार, कोट थीटा को आधार बटा लंब, सेक थीटा को कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा को कर्ण बटा लंब। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है x, और आधार है √3x, x से x कैंसिल हो गया। टेन थीटा बराबर 1/3। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, हम टेन की टेबल में देखेंगे 1/3 किसका मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। तो उन्नयन कोण कितना आ गया, 30 डिग्री। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि tan a बराबर tan b है, तो a प्लस b का मान बताइए, 90 डिग्री होगा। ये भी प्रश्न 1 नंबर के बनने लायक है, लेकिन लगने में तो सिद्ध करने वाला प्रश्न है। चलो देखते हैं
कि आपके पास दे रखा है 10a बराबर 10b। क्या करते हैं, 10a बराबर 10b, अच्छा 10a बराबर 10b नहीं, 10a बराबर कोट b लिखा होगा, 10a बराबर कोट b। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अपन क्या करते हैं कि इधर 10a बराबर कोट b हो सकता है, साइन a बराबर कोस b हो सकता है। ठीक है, सेक और कोसेक में बन सकता है, साइन और कोस में बन सकता है, टेन और कोट में बन सकता है। यानी कि 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, सॉल्यूशन एक ही टाइप का। तो यहाँ मैं लिखूँगा 10a और कोट b की जगह मैं क्या लिखूँगा, इसको भी लिखूँगा 10, लेकिन इसको क्या लिख लूँगा अंदर 90 माइनस b। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो ये इस टाइप का होगा तब ऐसा बना होगा। अब मुझे क्या करना है कि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात सेम हो गए, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो अब कोणों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो अपन यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, अतः कोणों की तुलना करने पर क्या बनेगा, a बराबर 90 माइनस बी, बी को इधर ले जाओ तो a प्लस बी बराबर 90। ये आपके प्रूफ हो जाएगा, बराबर है। और त्रिकोणमिति का अपन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रश्न बनने लायक है। क्या लिखा हुआ है, 10 5 डिग्री, 10 25, 10 30, 10 45, 10 65 और 10 85 डिग्री, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 10 5 डिग्री, 10 85 डिग्री, मैंने इन दोनों को पास में ले आया। 5 और 85 का योग कितना होता है, 90। तो ज़रूर इनमें से कोई कंपोजिट हो सकता है। 10 25 और 10 65। अच्छा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, 10 30 डिग्री और 10 45 डिग्री। इन दोनों का मान तो वैसे मैं जानता हूँ डायरेक्ट। अब क्या करना है, 10 5, तो फिर मैंने इसको क्या लिख लिया, 10 5 और इसको लिख लिया 1 बटा कोट। 10 का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, कोट 85। फिर वापस 10 25 का 10 25 रखा और इसको क्या लिख लिया, कोट 65। और 10 30 का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3 और 45 का मान होता है 1। ठीक है, जो 90 बना रहे थे उनमें से एक को मैंने चेंज कर दिया। तो ये तो बन गया 10 5 डिग्री बटे कोट 85 डिग्री। तो कोट 85 डिग्री को मैंने क्या लिख लिया, 90 माइनस 5 गुणा ऊपर 10 25 डिग्री बटे में कोट 65 डिग्री। कोट 65 को क्या लिख लिया, 90 माइनस 25, ये 1 बटा वर्गमूल 3 गुणा 1। कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 5 बटे कोट 90 माइनस थीटा 10 5 इंटू 10 25 बटे 10 25, 1 बटा वर्गमूल 3 इंटू 1। तो ये बन जाएगा 1, ये भी 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 बटा वर्गमूल 3 इंटू 1। तो आपका फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, 1 बटा वर्गमूल 3। तो ये 1 बटा वर्गमूल 3 बन जाएगा। और अपन नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न आपके लिए रेडी है, बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं। तो ये सब अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको 1 से 5 तक प्रश्न की वैरायटी समझनी है कि एग्ज़ाम्स में क्या आ सकता है। और जो प्रश्न मैंने डिस्कस किए हैं गारंटेड आपको उन्हीं में से कोई न कोई प्रश्न देखने को मिलेंगे। हो सकता है संख्यात्मक रूप से चेंज हो, लेकिन प्रश्न की भूमिका है वो सेम टू सेम होगी। ठीक है, तो अपन अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 के बीच में बनाएंगे। इसी प्रकार 5-5 प्रश्न के ग्रुप में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।